नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रिसेंटली जो जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है। आपको पता होगा आरएस के इंटरव्यूज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और आरएस मेंस के अंदर भी ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आने वाले आरएस प्रीलिम्स को भी टारगेट करते हुए हमने इस टॉपिक को पिक किया है। आप सभी को पता होगा अभी रिसेंटली जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर 2.5-3 साल से लगभग रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी वॉर के अंदर बहुत से जो स्टैंड है कंट्रीज के, जब जब भी कोई कंट्रीज किसी साइड स्टैंड लेती है, कोई विजिट होती है तो वो चर्चाओं में आता है। लेकिन अभी जो ये आज का जो मुद्दा है इस पर हम चर्चा करेंगे पीस टॉक के बारे में, शांति शिखर सम्मेलन। हुआ ऐसा है कि रिसेंटली जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इंडिया को बोला है कि आप जो है वो हमारा सेकंड शांति शिखर सम्मेलन या सेकंड पीस टॉक को होस्ट कीजिए। क्योंकि जब पहला पीस टॉक है वो स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था और उस वो कंप्लीटली फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है, उसका कोई आउटकम नहीं निकला है। तो उसी को देखते हुए यूक्रेन है, यूक्रेन को ये लगता है कि इंडिया जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वही एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो मीडिएट करवा सकती है। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया जियोपॉलिटिक्स के अंदर अभी रिसेंटली कुछ इस कंडीशन में है कि वो इकलौता ऐसा कंट्री है जो वेस्ट के साथ साथ रशिया को भी मैनेज कर रहा है। क्योंकि यूएसए जैसी कंट्रीज आपको जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं पूरे पूरे सारे नेशंस पर सैंक्शन है, लेकिन इंडिया ऑयल परचेज कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक एक करके जो की पॉइंट्स हैं आपके इंटरव्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके मेंस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है इंडिया के जियो पॉलिटिक्स से तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो मेन मुद्दा होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर और इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको अपन एक दो वीडियोज के अंदर नहीं समझा सकते, लेकिन आज जो हमारा मेन जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा कि शांति शिखर सम्मेलन क्या इंडिया होस्ट करेगा, और अगर इंडिया होस्ट करता है तो क्या इसके आउटकम्स होने वाले हैं, और इंडिया होस्ट नहीं करता है तो भी क्या इसके आउटकम होने वाले हैं। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम शांति शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहला शांति शिखर सम्मेलन हुआ है वो क्या है। एक बार देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक आपका ब्रेंगिन स्टॉक, एक सेकंड, अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर जो आपका ब्रिंगिंग स्टॉक रिसोर्ट है इसके अंदर जो ये 2 दिवसीय पीस टॉक हेल्ड की गई थी, इसके अंदर लगभग 80 कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसी के साथ साथ जो रशिया यूक्रेन के जो जो भी मुद्दा था उस पर इन्होंने चर्चा करने की कोशिश की। क्या क्या इसके आउटकम्स है। सबसे पहले तो अगर आपके प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो ये पीस टॉक है, जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ, तो आपको ये शहर याद रखना है। स्विट्जरलैंड का जो रिसोर्ट है ब्रिंगिंग स्टॉक रिसोर्ट, ठीक है, ये हुआ। और इसका जो एक दस्तावेज फाइनल डिक्लेरेशन है, फाइनल डिक्लेरेशन को नाम दिया गया पाथ टू पीस, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक जो सेटबैक था या ड्रॉबैक था वो था कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड था। तो इंडिया ने सबसे पहले इस जो भी ये शांति शिखर सम्मेलन था इसके अंदर इंडिया ने फाइनल डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किए हैं, और ना ही इंडिया से कोई बड़ा एक जो ऑफिशियल हैं या ऑफिशिएटिंग मेंबर्स हैं वो वहां पर गए थे। खाली हमारे कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेजा गया, ना हमारे एस जयशंकर साहब गए, ना हमारे पीएम साहब गए, और ना ही हमारा कोई बड़ा मंत्रालय से कोई मंत्री वगैरह गए हैं। तो इस पीस टॉक का फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इन्होंने जो रशिया है, रशिया को इनवाइट ही नहीं किया। अब बिना रशिया के इनविटेशन के इतना बड़ा पीस सबमिट करवाया, और आपको पता होगा वॉर जो चल रहा है वो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो चार आंटीज हैं वो मोहल्ले के अंदर बैठी और उन्होंने सबने मिलकर सबसे ज्यादा क्या की, बुराइयां की। किसकी बुराई की? रशिया की बुराइयां की। तो इससे कोई आउटकम निकल के नहीं आया, ये कोई पीस टॉक नहीं हुई। आप दोनों के जिस दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई है, अगर वो उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं है तो आप पीस टॉक कैसे कर रहे हैं। आप एक एक तरह से ये तो आप एक साइड का
जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं। तो सब वेस्टर्न कंट्रीज मिली, उन्होंने बैठकर अंटियों की तरह भर भर के रशिया की बुराई की, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया ने 2 दिन तक कंटिन्यूसली छापा, और मीडियाओं के अंदर एक बार फिर से रूस यूक्रेन वॉर को चर्चाओं में लाया गया। अब यूक्रेन का डर क्या है? यूक्रेन का सबसे बड़ा डर ये है कि आपको पता होगा यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। बाइडेन साहब ने तो पहले ही अपना जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लिया है, वो नहीं लड़ने वाले हैं। तो जो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आते हैं तो यूक्रेन को ये 100% श्योरिटी है कि वो जो यूक्रेन वॉर को फंडिंग मिल रही है इतने बड़े लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस जो वॉर है इसको अब रोका जाए। 2.5-3 साल हो गए हैं, यूक्रेन ने भर भर के जो अपने पैसे लुटा दिए, अपने लोग गंवाए हैं। रशिया को भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है, रशिया ने भी बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाया है। अब ये बात हो गई आपकी शिखर सम्मेलन की। अब क्यों क्यों इंडिया ही होस्ट करे, इस चीज को हम देखें। इससे पहले हम देखें कि इंडिया की अभी जो आने वाली जो एक टाइमलाइन है इन दिनों के, या जो अभी रिसेंटली जो हमने कुछ इवेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए क्या इंडिया के ऐसे कुछ आउटकम्स है। आपको पता होगा पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जाते हैं रशिया जाते हैं, रशिया विजिट होती है उनकी। रशिया विजिट के दौरान जो हमारे इंडिया की जियोपॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसका भी प्रेशर आता है, इंटरनेशनल मीडिया दबा कर बोलता है, ईयू भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। और इंडिया के पीएम को जो पुतिन जी ने जो वहां पर हमें एक वेलकम दिया था, वो वहां के जितने भी प्रोटोकॉल्स है उससे हट कर दिया था। इतना अच्छा वेलकम देना, और इन्होंने अपने जो खुद का पर्सनल घर है वहां पर इन्वाइट किया था और बहुत अच्छा वेलकम दिया था। तो उसको देखते हुए ये एक तरह से वेस्टर्न मीडिया ने या जो भी इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने ये छापा था कि इंडिया जो कि एक तरफ बात करता है पीस की, एक तरफ बात करता है शांति की, एक तरफ बात करता है ह्यूमैनिटी की, वो आज गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं पुतिन जी के साथ। और पुतिन आपको पता होगा इनको एक तरह से वॉर एनिमी, एक तरह से जो इस पूरा रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से भी प्रेशर था, ईयू की ओर से भी प्रेशर था, और इंडिया को ये सेटबैक झेलना पड़ा था ड्यूरिंग जो आपकी रशिया विजिट थी। रशिया विजिट के टाइम बहुत से क्रिटिक्स इंडिया ने झेला। इसी को देखते हुए इतना बड़ा जो हमारा विरोध हुआ, उसको देखते हुए फिर इंडिया के पीएम ने अभी रिसेंटली विजिट किया है यूक्रेन को। यूक्रेन विजिट के अंदर हमने कुछ हमारे जो आउटकम्स हुए हैं वो देखें। उससे पहले एक जब इंडिया की विजिट हुई थी तब जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है, अगर इंडिया अपना स्टैंड रशिया से अपना स्टैंड क्लियर कर ले या हटा दे, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, तो इंडिया जो वॉर है वो ऑटोमेटिकली रशिया है वो कंट्रोल में कर लेगा या रशिया उसको रोक देगा। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो आपको पता होगा कि जो हम ऑयल खरीद रहे हैं वो हम रुपीज में खरीद रहे हैं, रुपीज में ऑयल खरीद रहे हैं, तो रशिया के पास क्या जा रहा है? रुपया जा रहा है। और आपको पता होगा कि अभी इंडिया का रुपया इतना जो पावरफुल नहीं है कि इस पैसों से जो एक टर्म यूज ली जाती है वॉर इकोनॉमी, जो वॉर इकोनॉमी डेवलप हो जाए यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए। रशिया खाली इंडिया से एक अपने जो पुराने रिश्ते हैं और जो एक स्टैंड क्लियर रहे, इस वजह से ऑयल रुपीज में अपन को सेल कर रहा है। बाकी जो रुपीज हम यहाँ से ऑयल खरीद रहे हैं, यहाँ से हम जो ऑयल खरीद रहे हैं, वो ऑयल से आया हुआ रुपया वापस इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमें तो दोहरा फायदा हो रहा है, नो डाउट। बट हमारे ऑयल खरीदने से रशिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो हमें ऑयल भी मिल रहा है, और दूसरी चीज जो वहां से ऑयल खरीद के हमारे इंडियन रुपीज के अंदर एक ट्रेड भी हो रहा है, और जो ट्रेड हो रहा है उसका जो पैसा है वो वापस इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए दोहरा फायदा है। लेकिन कहीं भी ये इनका एक थोड़ा बेतुका सा बयान था कि इंडिया पूरा फंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, चाइना का जो करेंसी है वो बिल्कुल थोड़ा पावरफुल है और उससे फायदा मिलता है रशिया को। लेकिन इंडिया की करेंसी से अभी यूक्रेन जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सरासर बेतुका है। बट उसके बाद अभी इन्होंने एक रिसेंटली जब इंडिया की विजिट हुई, जब हमारे इंडिया की विजिट के अंदर क्या क्या आउटकम्स हुए, इंडिया की विजिट हुई तब बहुत ही एक पॉजिटिव सेंस में देखा गया, और इंडिया ने अपने कुछ स्टैंड्स क्लियर लिए। इंडिया ने बताया है कि इंडिया जो है वो ऑलवेज पीस की साइड खड़ा है। वो किसी भी प्रकार के जो हमारे पे लाछन लगे थे जब हम रशिया विजिट करने गए थे, हमारे पीएम साहब जो हमारे पे लाछन लगे थे वो सरासर नकारे हैं हमने। इसी बीच एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक हमने क्या किया है कि 4 भीष्म क्यों,
4 भीष्म क्यूब हमने यूक्रेन को दिए हैं एज पर। भीष्म क्यूब क्या है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। भीष्म क्यूब इसके अगर फुल फॉर्म देखें आप तो ये भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब, ये एक तरह से आपके पोर्टेबल 20 किलो का ऐसा जो आपदा के अंदर या वॉर सिचुएशन के अंदर एक मेडिकल किट टाइप है, जो मेडिकल एक इमीडिएट जो आपको राहत देने के लिए एक बनाया गया है। ये काफी ज्यादा मददगार है और इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने इसको डेवलप किया है। तो हम इस दौरान जो हमारे पीएम ने है उन्होंने बोला है कि हम 4 भीष्म क्यूब देंगे, 4 भीष्म क्यूब किसको देंगे, 4 भीष्म क्यूब हम देंगे यूक्रेन को। तो ये हमने वहां पर ये वादा किया है और ये देंगे हम भीष्म क्यूब। इसी के साथ जो अब अगर ये बात करें, इन्होंने प्रपोज किया है, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं एक बार, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया है कि सबमिट होस्ट करे, कौन करे, इंडिया होस्ट करे। तो आपको क्या लगता है इंडिया होस्ट करेगा? देखो इंडिया होस्ट नहीं करेगा, मेरे को ये लगता है पर्सनली। नो डाउट वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इंटरनेशनल मीडिया का, ईयू का, सबका बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा इंडिया पर। और इंडिया अगर होस्ट करता है, इंडिया होस्ट क्यों नहीं करेगा, पहले इन चीजों को देख लेते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने जो पुतिन के खिलाफ जो केस चला रखा है, उस केस के अकॉर्डिंग पुतिन को भी थोड़ा डर है, तो वो भी आएंगे नहीं और ये लोग इनवाइट भी करेंगे नहीं। जैसे स्विट्जरलैंड का जो पहला पीस टॉक था उसके अंदर रशिया को इनवाइट नहीं किया था। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती है कि हम रशिया को इनवाइट नहीं करें और ईयू भी ये चाहता है कि हम रशिया को इनवाइट नहीं करें, यूक्रेन भी ये चाहता है कि हम रशिया को इनवाइट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया का ये स्टैंड है कि आप रशिया को भी इन्वाइट कीजिए, आप यूक्रेन को भी इन्वाइट कीजिए और आप जितनी भी बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो भी बाकी जो आपके पार्टिसिपेशन हैं उन सबको इन्वाइट कीजिए और उसके बाद पीस टॉक की बात हो। और बात हो तो एक अपने जो कहावत है कि एक जाजम पर बैठकर बात की जाए। ऐसे नहीं हो कि एक इंसान इधर बैठा है और आप खाली एक पार्टी की बात सुन ले, दोनों पार्टीज आए, दोनों पार्टीज बैठे और फिर एक समझौता हो। वो अगर होता है, ये अगर होता है तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि 3 साल से ये वॉर चल रहा है और अगर इस वॉर को लेकर अगर इंडिया कोई पॉजिटिव आउटकम के साथ आता है, नो डाउट अब वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आप पर प्रेशर बनाएगी। इस प्रेशर को देखते हुए आप लोगों के सामने जो ये जो चीजें आएगी, बहुत से हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम ये होस्ट करते हैं, ये जो पीस टॉक होस्ट करते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े जो हमारे जो वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लुएंस रखने वाले लीडर्स हैं, वो आपको इंडिया के अंदर देखने मिलेंगे। और अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो इससे इंडिया को बहुत से फायदे होंगे, बहुत सा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सी चीजें होगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा अभी चर्चाओं का टॉपिक है। इसके अंदर ये न्यूज इन ट्रांजेक्शन है, बहुत सी चीजें अपडेट आती रहेगी। जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा हम इस पर क्विक अपडेट लेकर आएंगे। और आपके इंटरव्यू और मेंस के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो लास्ट टाइम के इंटरव्यूज हुए थे उसके अंदर रशिया यूक्रेन का हर तीसरे या हर चौथे पर्सन को पूछा गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में इंटरव्यू के अंदर। लगभग जब भी हमारी टीम से भी हमने डिस्कस किया, हमारे साथी हैं उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उनसे भी हमने डिस्कस किया था, तो लगभग सबको भैया रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा था। चाहे उससे ये पूछा इंडिया को क्या आउटकम हो रहा है, चाहे उन्होंने जो यूक्रेन है वो एज ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हो, ऑयल एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे हो। जैसे बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन पर चर्चाएं हुई थी। एंड डेप्थ में हम जैसे जैसे इसमें आगे कुछ अपडेट आते हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे। अब इस जो घड़ी के अंदर मैं एक और अपडेट देना चाहता हूं आपको। आप सभी को पता होगा आरएस प्रीलिम्स कभी भी हो सकता है और आरएस के जो बदलते हुए ट्रेंड है उसको देखते हुए जिस प्रकार से आरपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, और आपको पता होगा आप पिछली बार की जो कट ऑफ 100 प्लस गई थी, और जो आपने यूपीएससी का पैटर्न देखा होगा प्रीलिम्स का, वहां यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है। उसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है आरएस प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट सीरीज, इसके अंदर हम एनआईओएस, इसके अंदर इग्नू, वीएमओयू और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है वहां से क्वेश्चन छूटेंगे। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, लगभग 3-4 हजार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बहुत ही वेल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर आप उनके सॉल्यूशंस को भी कवर कर लेंगे तो मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है वो रिवीजन हो सकता है। रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जिस प्रकार से मार्केट में चर्चाएं चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो है वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत ही जल्द इस पर हम आपको अपडेट दे देंगे। और अगर नेक्स्ट बात करें हम, ये हमारे 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप टेलीग्राम पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा